हेलो। क्या आप में से कोई बता सकता है कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? प्लीज़ कमेंट करके बताइए क्या मेरी ओके। ठीक है, सिद्धांत भैया ने बोल दिया है आ रही है, मतलब आ रही है। ठीक है। तो सबसे पहले नमस्ते सबको। और और सबसे पहले तो मैं आप सबको तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मेरी वजह से आपको मतलब यहाँ पे वेट करना पड़ा। मैं 20-25 मिनट लेट हो गया। ठीक है। मैंने आपसे बात करने के लिए मेरे ब्रांच में पहले ही 5:30 बजे की परमिशन मांग ली थी निकलने की, मगर किसी कारणवश, आप तो जानते ही है कि बैंक में कुछ भी हो सकता है, उस किसी कारणवश मेरी मतलब थोड़ा सा लेट हो गया मैं। तो उसके लिए मैं आपसे सबसे पहले मतलब सारे छात्रों से और जो ये संगठन है उसके सारे पदाधिकारियों से सबसे पहले तो माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं अभी शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मेरा परिचय दे देता हूँ मैं। ठीक है। तो मेरा नाम है प्रथमेश प्रमोद भड़के। ठीक है। ये मराठी सरनेम है। ठीक है, भड़के। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ बेसिकली, और अभी कैनरा बैंक में एज AFO काम करता हूँ। ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे प्रोफेसर भड़के नाम से भी, मतलब बहुत सारे तो नहीं कह सकता मैं, कुछ कुछ लोग मेरे को जानते होंगे प्रोफेसर भड़के नाम से, जिन्होंने मुझे यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे देखा होगा। तो ठीक है। तो ये मेरा परिचय है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि मैं BSc एग्रीकल्चर MSc एग्रीकल्चर का छात्र था। मतलब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो चुका है और अभी एज AFO काम कर रहा हूँ बैंक में। ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। और ये जो अभी हम सेशन कर रहे हैं लाइव, ये इसलिए किया जा रहा है ताकि मैं आपसे बातें कर सकूं रिलेटेड टू करियर्स, स्पेशली AFO के बारे में। ठीक है। तो हम सबसे पहले हम शुरुआत तो रिलेटेड टू करियर्स करेंगे कि ठीक है, एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए क्या क्या करियर्स हो सकते हैं, क्योंकि उससे मुझे लगता है कि सबसे कम जो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग करियर्स है वो एग्रीकल्चर के बच्चों में बहुत कम है। ठीक है। तो मतलब क्या मैं बता सकता हूँ आपको रिलेटेड टू करियर्स? आप सुनना चाहोगे? मेरे को तो लगता है सुनना ही चाहोगे। ठीक है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि एग्रीकल्चर में देखिए, एग्रीकल्चर से ज़्यादा होलसम कोई डिग्री या फिर कोई सब्जेक्ट हो नहीं सकता पूरी इंडिया में। ठीक है। तो विवेक भैया ने बोल दिया कि हाँ ठीक है, कर सकते हैं भाई। तो ठीक है, एग्रीकल्चर से ज़्यादा होलसम, ठीक है, मतलब जो हर चीज़ को अपने अंदर ले ले, हर करियर को अपॉर्चुनिटी के तौर पे आपके सामने रख दे, ऐसी अगर कोई डिग्री है तो BSc एग्रीकल्चर को मैं बहुत हद तक मानता हूँ कि एक है ऐसी एक डिग्री। ठीक है। या फिर BSc एग्रीकल्चर के आसपास की जो एलाइड डिग्रीज है वो है। उसके बाद ये मैं कहीं कह रहा है क्योंकि BSc एग्रीकल्चर करके आपको जितने मतलब करियर अपॉर्चुनिटीज के करियर के दरवाजे खुलते हैं उतने कहीं पे नहीं खुलते। आपको सबसे इम्पोर्टेंट तो जो सबसे चहेती चीज़ है इंडियन लोगों के लिए, इंडियन सोसाइटी के लिए, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरियों के बहुत सारे दरवाजे BSc एग्रीकल्चर करने के बाद खुल जाते हैं। ठीक है। अब ये स्टेट टू स्टेट भी डिपेंड करता है कि कितना आपका स्टेट रिक्रूट करता है आपके स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। ठीक है, ये सबसे पहली बात है। मगर अगर नहीं भी करता है तो भी सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो सबसे ज़्यादा, अगर किसी मतलब सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो एग्रीकल्चर में होती है। ठीक है। मतलब FCI से लेकर नेशनल सीड कॉरपोरेशन। ठीक है। उसके बाद जो अलग अलग कोऑपरेटिव जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडर आती है, जैसे IFFCO है। ठीक है। ऐसी बहुत सारी मतलब वेरियस कॉरपोरेशंस है जिसमें एग्रीकल्चर के बच्चे अपना जॉब ले सकते हैं। ठीक है। तो इन सब के बारे में ये तो पहली बात होगी कि एक सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा दरवाज़ा एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए ये डिग्री देती है। ठीक है। और बैंक तो है ही, बैंक तो ऑब्वियसली है, बैंक तो एक सबसे बड़ा जरिया है नौकरी पाने का एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा वैकेंसी, सबसे तेज़ वैकेंसी निकालती है, सबसे तेज़ नौकरी देती है। ठीक है। नाबार्ड है, बैंक है। ठीक है। ये सब जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली चीज़ है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को लगती है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसकी तरफ बहुत कम लोग ध्यान देते हैं।
और जो सबसे हार्ड चीज़ है करने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बीएससी एग्री के बच्चों को मेरे को लगता है कि इस तरीके से सिखाया जाता है ना कॉलेज में, जिस तरीके से उनसे सीनियर होते हैं, जिस तरीके से उनका जो वातावरण होता है, वो उस तरीके का वातावरण, उस तरीके का मतलब प्रैक्टिकल वातावरण बाकी किसी जगह पे होता होगा, मुझे पता नहीं है। ठीक है, मैं बाकी जगह का कह नहीं सकता, मगर हमारा जो वातावरण होता है काफ़ी प्रैक्टिकल होता है। बहुत सारे लोग किसान के बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको सिर्फ प्रैक्टिकलिटी पता होती है। ठीक है, उनको ज़्यादा किताबी चीज़ों से पता नहीं होता, मगर प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत पता होती है। तो प्रैक्टिकल चीज़ें जिसको पता होती है ना भाई, वो अगर थोड़ी भी मेहनत कर ले तो बहुत अच्छे से किसी भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रास्ते पे, मतलब बिजनेस के रास्ते पे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस के रास्ते पे जा सकता है। ठीक है, इसमें आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है बिजनेस में। जितनी मेहनत आपको नौकरी में नहीं करनी पड़ेगी, उतनी उससे बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से आपको अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो उससे ज़्यादा डेडिकेशन, नौकरी पाने से ज़्यादा, किसी एग्जाम को क्रैक करने से ज़्यादा डेडिकेशन आपको किस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि बिजनेस पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, इसके बाद तीसरी जो चीज़ है, पहला होगा सरकारी नौकरी, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तीसरी होगी एकेडमिक्स। ठीक है, फिर से और एक चीज़ में जो मैंने पहले भी दोहराई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स अगर किसी चीज़ में है वो एग्रीकल्चर में है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऐसे करके न जाने कितनी ही एग्रीकल्चर एंड अलाइड सब्जेक्ट्स से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट्स है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ भी है। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे ऑल इंडिया प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एकेडमिक्स में भी की जा सकती है, एकेडमिक्स में भी फोड़ा जा सकता है। बस उसमें भी एक चीज़ है कि बहुत रिक्रूटमेंट जो है अब कम होती जा रही है, बहुत मतलब लिमिटेड रिक्रूटमेंट होती है, और इसमें आपको टाइम थोड़ा देना पड़ता है खुद को। मतलब अगर एकेडमिक्स की बात करो तो जब तक आप पीएचडी नहीं हो जाते ना, तब तक आप रुक नहीं सकते। एकेडमिक्स का मतलब यही है कि आपको पीएचडी के लिए जाना पड़ेगा। पीएचडी होने के बाद ही आपको इन सब जगहों पे एक अच्छी खासी जॉब लग सकती है, मगर लगती है भाई, ऐसा नहीं है। जो ट्राई करता है उसको लगती है। ऐसी इतनी अच्छी जगह पे एकेडमिक्स वाली जॉब लगती है जो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड और सबसे ज़्यादा कम टेंशन वाली जॉब होती है। ठीक है, तो ये तीन मेरे को कोर लगते हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आप कर सकते हो। तीन रास्तों पे जा सकते हो आप। एक है सरकारी नौकरी वाला रास्ता, उसके बाद एक है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला बिजनेस का रास्ता, और एक है एकेडमिक्स वाला रास्ता है। अब एक चौथा भी रास्ता है, वो प्राइवेट का रास्ता है। उसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ा मतलब बहुत वहाँ पे बहुत डिस्क्रिप्टिव में बात करना पड़ेगा कि प्राइवेट में जाके क्या क्या होगा। ठीक है, प्राइवेट में भी बहुत अच्छा करते हैं कुछ लोग। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है। ठीक है, सीड कंपनी में या फिर फर्टिलाइजर कंपनी में ज्वाइन किया है। आज वो डिविजनल मैनेजर्स है। ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। कंपनी ने उनको कार दी है, कंपनी उनको बहुत अच्छा से सैलरी देती है। ठीक है, दे आर वर्किंग वेरी फाइन। ठीक है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं वो लोग भी। तो ऐसा नहीं कि प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं जा सकते। प्राइवेट सेक्टर में भी तोड़ने फोड़ने वाले लोग, अगर अपने अंदर अगर टैलेंट है तो तोड़ने फोड़ने वाले लोग प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं, वहाँ पे भी बहुत इंप्रूवमेंट करते हैं। सो ये भी एक है कि चौथा दरवाज़ा भी बहुत खुल जाता है। बस उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत लो लेवल से आपको शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत कम सैलरी से शुरू करना पड़ेगा, मगर अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप बहुत ऊपर जा सकते हो प्राइवेट नौकरी में भी। सो दिस मैनी अपॉर्चुनिटीज आर देयर। ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है आपके अंदर इन द सेंस आपके डिग्री के अंदर आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। आप बहुत मतलब आप जानते नहीं हो कि आप बहुत लकी हो कि आप एग्रीकल्चर के छात्र हो। ठीक है, तो इसीलिए हमें अपने अंदर विश्वास रखना होगा और मेहनत रखनी होगी। ठीक है, तो ये एक हो गया क्या बोलते हैं उसको, एज करियर रिलेटेड मैंने बात कर दी। ठीक है, इसको अगर विस्तृत में अगर किसी को जानना होगा तो हम सेशन के आखिर में मैं आपको एक मौका दूंगा कि आप कमेंट करके पूछें मुझे कुछ। ठीक है, तो मैं उस चीज़ का विस्तृत में आंसर दूंगा वहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा मेन जो टॉपिक था वो एएफओ को लेकर था कि एएफओ, सबसे पहले तो व्हाट इज एएफओ। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की एक पोस्ट होती है बैंक्स में, और वो कैसे मिलती है। अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब बहुत सारा उसका बहुत लोगों को पता है एएफओ क्या होता है, कैसे लगता है, कौन सी एग्ज़ाम होती है। मगर जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं बीएससी एग्रीकल्चर में था, तब मुझे 4th ईयर तक नहीं पता था भाई कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, बल्कि मेरे बहुत सारे सीनियर उस जॉब पे लग चुके थे।
स्टिल आई डिडंट नो कि AFO नाम की एक चीज़ होती है। सो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि AFO क्या होता है और उसका क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होता है बैंक में। उसके बाद हम आगे जाएंगे कि AFO बनते कैसे, ठीक है, AFO के लिए क्या आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्या एग्ज़ाम होती है AFO की, उसके बारे में विस्तृत जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ी सी, मैं बहुत विस्तृत से यहाँ पे बताना मतलब मुझे नहीं लगता पॉसिबल होगा, मगर मैं फिर भी 5 से लेकर 10 मिनट आपको AFO के लिए स्ट्रेटेजी बताने की कोशिश करूंगा कि आप AFO को क्रैक कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इस एग्जाम को क्रैक कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मेरा एक्सपीरियंस एज ए AFO। मुझे अब 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं मेरे बैंक में। उसके बाद मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा। सो आई होप कि आप इस लाइव सेशन के आखिर तक रहे, ठीक है। सो हम शुरू करते हैं। AFO क्या होता है? सो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर नाम की एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट होती है सारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अपार्ट फ्रॉम SBI, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स मीन्स जो बैंक्स गवर्नमेंट ओन करती है, जिनका जो मालिक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन बैंक्स को पब्लिक सेक्टर बैंक्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे PNB, ठीक है, पंजाब एंड नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सब जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स है। इन सारे ही बैंक्स में स्पेशलिस्ट ऑफिसर नाम की एक कैटेगरी होती है, जिसके अंडर एक सब कैटेगरी होती है AFO, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की, ठीक है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर बाकी भी हो सकते हैं, कोई HR ऑफिसर होता है, कोई IT ऑफिसर होता है, कोई मार्केटिंग ऑफिसर होता है, तो हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारा होता है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, ठीक है। हर बैंक में होता है ये, हर पब्लिक सेक्टर बैंक अपार्ट फ्रॉम SBI। इसका काम होता है जो वैल्यू कर सकता है थोड़ा हर बैंक में, बट बेसिकली इसका जो मेन काम होता है वो एग्रीकल्चर लेंडिंग, एग्रीकल्चर लोन्स के रिलेटेड होता है। जो प्रमुख काम होता है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का, वो सब प्रमुख जो होता है एग्रीकल्चर लोन्स को देना, ठीक है, एग्रीकल्चर लोन्स को देना और एग्रीकल्चर लोन्स को रिकवर करना, ठीक है। पहले तो दो आंख बंद करके जितना दे मतलब उसके भी टारगेट्स होते हैं डिफरेंट की, दो 1 करोड़ दो, 3 के 2 करोड़ दो, ठीक है। उसके बाद उसको रिकवर भी आप ही को करना है, ठीक है। तो ये है मेन प्रोफाइल एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की, कि वो फील्ड पे जाता है, फार्मर्स से मिलता है, बहुत सारे गांव के लोगों से मिलता है, वहाँ से उनकी ज़रूरतों को मतलब उनकी क्रेडिट की ज़रूरतों को, मतलब क्रेडिट इन द सेंस उसके लोन्स अगर उनको चाहिए तो उन ज़रूरतों को पूरा करने का काम जो होता है वो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का होता है। उसके बाद जब आप लोन दे देते हो तो उसके बाद उस लोन को वापस सही तरीके से बैंक को वापस लाना, ठीक है, ये भी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का काम होता है। ये 2 ही चीज़ें मेन आती है इस प्रोफाइल में, ओके। सो दिस इज AFO। AFO क्या है हमने अभी जान लिया। इसके बाद हम देखेंगे कि AFO बनते कैसे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो हमको बहुत पता है भाई, ये कुछ बड़ी बात नहीं है, कुछ नया बताओ, मगर ट्रस्ट मी मैक्सिमम पीपल को थोड़ी थोड़ी बातें पता होती है। बहुत लोगों को पता भी नहीं होता कि क्या होता है, मतलब ऐसा भी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। सो मुझे 2-2 मिनट में हर चीज़ बताने दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि AFO बनते कैसे हैं, ठीक है। तो AFO बनते हैं IBPS ESO की एग्जाम में, ठीक है। AFO का आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। IBPS नाम की एक संस्था है जो RBI ने स्थापित की थी। अच्छा, प्रकाश यादव जी बोल रहे हैं कि काम ना बताओ, ठीक है भाई, सिलेक्शन के बाद, ठीक है। तो AFO जो है वो IBPS लेता है, ठीक है। IBPS जो है RBI ने स्थापित की हुई एक संगठना है जो सारी बैंकों के लिए विभिन्न तरह की परीक्षा लेती है, ठीक है। अब AFO होती है 3 स्टेजेस में, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री होती है 125 मार्क की, इंटरव्यू होता है 60 मार्क का, सॉरी मेंस होता है 60 मार्क का और इंटरव्यू होता है 20 मार्क का, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया AFO एग्जाम का, ठीक है। तो सबसे पहले हमको सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना प्री में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग कट जाते हैं, ठीक है, वो है प्रीलिम्स, AFO एग्जाम की प्रीलिम्स, ठीक है। और यहाँ पे 3 सब्जेक्ट होते हैं। इंग्लिश जो एग्रीकॉस का दुश्मन, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। एग्रीकॉस वालों को इंग्लिश से थोड़ा मतलब 13-36 का आंकड़ा होता है उनका। इंग्लिश बहुत सारे लोग मतलब जो एग्रीकल्चर वाले अपने दोस्त होते हैं उनको नहीं आती उतने अच्छे से, ठीक है। सो दैट इज़ वन प्रॉब्लम। इंग्लिश इज़ द फर्स्ट सब्जेक्ट। उसके बाद रीजनिंग होता है, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि मैथ्स, सिंपल भाषा में उसको मैथ्स कहते हैं, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। 50 मार्क का रीजनिंग होता है, 50 मार्क का क्वांट होता है, 25 मार्क्स का इंग्लिश होता है।
अब यहाँ पे सबसे खतरनाक जो बात मैं बताऊंगा, ठीक है, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज के आपको वीडियो यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंग्लिश जो है वो सच में दुश्मन है, मजाक की बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो रात दिन प्रैक्टिस करके क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग में बहुत तोड़ फोड़ देते हैं, एकदम बहुत मार्क ले 50 में से 25-25 मार्क्स ले आते हैं, ठीक है, उससे भी ज़्यादा ले आते हैं। मगर उनका सबसे ज़्यादा जो मतलब जो सबसे ज़्यादा जो क्या बोलते हैं नुकसान जो होता है एग्ज़ाम में, वो इंग्लिश में होता है। बहुत बार उनका 0.25 मार्क्स से, ठीक है, 0.50 मार्क्स से इंग्लिश का कट ऑफ जो सेक्शनल कट ऑफ होता है वो निकलता नहीं है, ठीक है। एएफओ की प्रीलिम्स या फिर किसी भी बैंक के प्रीलिम्स में आपको 2 कट ऑफ निकालने होते हैं, एक ओवरऑल कट ऑफ और एक सेक्शनल कट ऑफ। ओवरऑल कट ऑफ मतलब अगर 125 मार्क का टोटल एग्जाम है तो उसमें अगर कट ऑफ समझ लो 30 मार्क है सारा सब मिलके, तो आपको 30 मार्क भी पार करने हैं। उसके बाद सेक्शनल कट ऑफ होता है अलग अलग हर सब्जेक्ट के लिए, मतलब समझ लो 30 मार्क में से लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शनल कट ऑफ है 6 मार्क। तो लॉजिकल रीजनिंग में अगर आपको 6 नहीं आए, 5.75 आए, 0.25 से आप कम रह गए, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, भले ही आपके पूरे ओवरऑल 50 मार्क आएगा, ठीक है। आपको सेक्शनल कट ऑफ भी निकालनी होती है, ओवरऑल कट ऑफ भी निकालनी होती है। सो इसी चक्कर में सबसे ज़्यादा नुकसान करता है बच्चों का अपना है वो इंग्लिश, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट के आपको बहुत सारे लेक्चर, बहुत सारी स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, मगर मैं सबसे मेन आपको सबसे पहले इंग्लिश के बारे में बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश कैसे सुधारनी है आपकी, खासकर एएफओ एग्जाम के लिए। सो स्टार्ट विथ कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट इंग्लिश जो है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट ये जानना है कि जो एएफओ की इंग्लिश होती है वो उस तरीके की इंग्लिश नहीं होती जो आपको स्कूल के मतलब पेपर्स में पूछी जाती है कि चेंज द टेंसेस, ठीक है। उसके बाद इनएक्टिव एक्टिव वॉइस, इस जैसे सिंपल तो नहीं कह सकते, इस तरीके के जो ग्रामर बेस्ड इंग्लिश के क्वेश्चंस एएफओ के एग्जाम में नहीं पूछे जाते, उत्तर पूछे भी जाते होंगे तो भी वो प्रैक्टिकलिटी के साथ पूछे जाते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि तो एग्रीकल्चर के बच्चों की थोड़ी प्रैक्टिकलिटी की इंग्लिश मतलब कम होती है, वो इतना प्रैक्टिकल यूज़ नहीं करते इंग्लिश को, या फिर उतनी इंग्लिश पढ़ते नहीं हैं जितने बाकी पीओ या फिर हाँ मतलब बाकी जो एग्ज़ाम के प्रिपेयर करने वाले लोग होते हैं, जैसे आईबीपीएस पीओ के, एसबीआई पीओ के, वो लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन में ध्यान देते हैं, उतना अपन लोग नहीं देते, बल्कि देना चाहिए। क्योंकि अगर आपका इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ ही नहीं निकला तो आपका मेंस में जो एग्रीकल्चर का सेक्शन हो आपका भले कितना भी तगड़ा हो, आपका लॉजिकल रीजनिंग भले ही कितना अच्छा हो, कितना ही अच्छा हो, अगर इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकल पाए तो कुछ उसका मतलब कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो यू हैव टू इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन क्या होता है, ठीक है, इसकी एबिलिटी बढ़ाना मतलब क्या करना। कॉम्प्रहेंशन होता है कि आपको अपनी समझ को बढ़ाना है। जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, अगर आप एक इंग्लिश का पैसेज पढ़ रहे हो तो आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है, कितनी मतलब अगर आप 100 शब्द पढ़े उसमें से आपको अगर 70 पढ़े तो अब समझ लो कि आपके मतलब 70 आपके पल्ले पड़े तो समझ लो कि आपकी 70% कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी है, ठीक है। आपको इससे आगे जाना है, ठीक है, 70% से 80%, 80%, 90%, 90% से 100%, ठीक है। 100% तो बहुत मुश्किल होता है कॉम्प्रहेंशन किसी के भी लिए, मगर आपको जाना है उस तरफ। आप इसके लिए क्या कर सकते हो आप, ठीक है। कॉम्प्रहेंशन कैसे बढ़ेगा, कॉम्प्रहेंशन बढ़ेगा सबसे पहले तो पैसेज की प्रैक्टिस करने के लिए। बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, मतलब मुझे टेस्ट सीरीज तो नहीं पता, मतलब टेस्ट सीरीज है मगर, ठीक है, मैं आपको नाम नहीं बता सकता, मुझे पता नहीं, मतलब मैं नाम नहीं बता सकता किसी टेस्ट सीरीज का, मगर बहुत सारी कोचिंग क्लासेस है जो टेस्ट सीरीज लेती है। उसके बाद जो अड्डा 24/7 जैसे ऐप्स है, उनके ऐप्स में ही अगर आप एएफओ सिलेक्ट करोगे तो उसमें ही आपको बहुत सारे इंग्लिश के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे मॉक टेस्ट में आपको पैसेज जो होते हैं ना उसकी प्रैक्टिस करनी है, पैसेज को पढ़ के उसका आंसर देने की आपको शुरुआत प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। भले आपको इंग्लिश का ज़्यादा कुछ ना आता हो मगर वो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे भी पहले अगर आप कुछ करना ही चाहते हो एकदम ही ज़ीरो हो, ठीक है, अब मैं थोड़ा हार्श बोल लूँगा यहाँ पे, एकदम ही आपकी ज़ीरो नॉलेज है इंग्लिश के बारे में, तो आपको सबसे पहले थोड़ा ग्रामेटिकल नॉलेज गेन करने के लिए थोड़ी बेसिक इंग्लिश की बुक भी पढ़ सकती है, ठीक है। वो बेसिक की बुक मुझे सबसे अच्छी जो लगती है वो रेन एंड मार्टिन नाम की जो इंग्लिश की बुक आती है, जो ग्रामर के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है हर जगह। वो अगर आप अच्छे से पढ़ ले तो आपकी जो बेसिक है वो कवर हो सकती है, ठीक है।
मगर अगर आप थोड़े भी अच्छे हो तो आप कॉम्प्रहेंशन की प्रैक्टिस के साथ सीधा शुरू कर सकते हो। जितना हो सके उतने पैसेजेस पढ़ो और पैसेज के बाद जो उसके क्वेश्चन है उसका आंसर देने की प्रैक्टिस शुरू करो। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्प्रहेंशन बढ़ाने के लिए। उसके बाद कॉम्प्रहेंशन बढ़ाने के लिए आप किताबें भी पढ़ सकते हो, मगर वो थोड़ा लॉन्ग कट है। अगर आपके पास समय कम है तो आपको ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि आप सीधे सीधे AFO के पेपर्स के ही, AFO के पैसेज के ही, ठीक है, AFO या फिर PO के पैसेज को ही सीधे सीधे प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ये शॉर्टकट है। ठीक है, लॉन्ग कट में कॉम्प्रहेंशन बढ़ाना है तो आप कोई अच्छी इंग्लिश वीडियोस देखिए, ठीक है, यूट्यूब पे। उसके बाद टेड टॉक देखिए, ठीक है, टेड टॉक्स। मैं इंग्लिश पिक्चर ही नहीं बोलूँगा क्योंकि उनका एक्सेंट और उतनी ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होती। ठीक है, टेड टॉक्स जैसे जो चीज़ें होती है वो ज़्यादा ग्रामेटिकली करेक्ट होती है, उससे तो अच्छा भी सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपकी इंग्लिश अच्छी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस जैसा या फिर द हिंदू जैसा, उसके जो एडिटोरियल आर्टिकल्स है ये सब पढ़ सकते हैं, मगर ये थोड़ा लॉन्ग कट है भाई। ठीक है, शॉर्टकट अगर आपको चाहिए कॉम्प्रहेंशन बढ़ाने के लिए तो आपको पैसेज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपको इंग्लिश में ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको आता क्या है बहुत अच्छे से, क्या नहीं आता। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपको जानना पड़ेगा कि आपको क्या नहीं आता। वही इंपॉर्टेंट है AFO के प्री के एग्जाम में कि आपको पता हो अपने अंदर कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं आती उतनी अच्छे से। ठीक है, इसको मैं छूऊंगा नहीं। अगर मैं इसको छूऊंगा, ये मेरा गलत हो गया है, मैं इसमें टिक कर दिया मैंने इसको, तो मेरे नेगेटिव मार्क में हो जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव हो जाऊंगा मेरा स्कोर। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सी चीज़ में अच्छे हो, कौन सी चीज़ में बुरे हो, और इम्पोर्टेंटली कौन सी चीज़ में बुरे हो ये आपको अच्छे से पता हो जाना चाहिए। तो इंग्लिश में क्या है, जैसे मैं हूँ, मुझे पैराजम्बल बिल्कुल नहीं पसंद। इंग्लिश में एक होता है जिसमें ये 100% क्वेश्चन, मतलब 100% पूछा जाता है कि पैराजम्बल होता है एक चीज़। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे सेंटेंसेस, 5 सेंटेंस होते हैं, 5 सेंटेंस होते हैं इंग्लिश के, अलग अलग वो ऑर्डर में नहीं होते लगे हुए। आपको उनको एक ऑर्डर में लगा के एक पूरा पैसेज, मीनिंगफुल पैसेज बनाना होता है। ठीक है, अबे सुनने में तो बहुत आसान लगता है मगर एग्जाम में बिल्कुल आसान नहीं होता। ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसे वो क्या सेंटेंसेस दे देंगे ना कि आपको लगेगा कि हाँ यही सेंटेंस पहला होगा। ठीक है, इसके बाद ये दूसरा सेंटेंस होगा। ठीक है, फिर दूसरा थोड़ी देर बाद पढ़ने पे लगेगा कि नहीं यार पहला सेंटेंस तो शायद ये दूसरा वाला ही होगा। ठीक है, ऐसा करते 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 इसीलिए हमने उसको पैराजम्बल नाम दिया है। ठीक है, पूरा जम्बल हो जाता है दिमाग का उसमें। ठीक है, सो वो पैराजम्बल मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए मैं पैराजम्बल को कभी हाथ नहीं लगाता था। मेरी जो ताकत थी इंग्लिश में वो थी पैसेज। पैसेज में अगर कुछ भी आ जाए, पैसेज में फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, मतलब आपको पूरा पैसेज दिया हो, उसमें एक जगह ब्लैंक होती है। ठीक है, उस पैसेज में, उस ब्लैंक पे आपको एक राइट वर्ड डालना होता है बीच में। ठीक है, इस तरीके का एक क्वेश्चन होता है। उसके बाद कहीं पे ऐसा होता है कि पैसेज में कोई एक शब्द डार्क होता है। ठीक है, उस डार्क शब्द को आपको किसी और शब्द से रिप्लेस करना होता है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें मेरे को बहुत पसंद थी पैसेज में, तो मैं वो ज़्यादा पहले, सबसे पहले तो मैं एग्जाम में जाके वो सॉल्व करता था। उसके बाद मैं सॉल्व करता था, मतलब इंग्लिश में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें आपको बस 2 सेंटेंस को जोड़ना होता है। ठीक है, कि मतलब अब मैं समझा नहीं पा रहा मगर वो इजी होता है थोड़ा मेरे हिसाब से, कि आपको इस तरफ 3 सेंटेंसेस दिए होंगे, इस तरफ 3 सेंटेंसेस दिए होंगे, आपको बस एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ना होता है ताकि उसका मीनिंग बन पाए। ठीक है, ये मेरे को इजी लगता था, मैं ये भी बहुत आसानी से कर लेता था। उसके बाद एक फ्रेज नाम की चीज़ होती है इंग्लिश में। ठीक है, प्रोफेज, मतलब जो कहावतें होती है। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसमें 2 सेंटेंसेस दिए होते हैं, उसके बीच में एक गैप होती है, उसमें आपको एक मीनिंगफुल कहावत देनी होती है। ठीक है, ताकि उस सेंटेंस को बहुत अच्छे से मीनिंग आ जाए, ऐसी कहावत बीच में डालनी होती है। ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चन जो कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड थे वही मैं ज़्यादा सॉल्व करता था। ठीक है, पैराजम्बल। उसके बाद और एक चीज़ होती है इंग्लिश में, स्पॉट द एरर नाम से। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि कुछ सेंटेंसेस दिए होते हैं, आपको बताना होता है कि इन सेंटेंसेस में कौन सा एक पार्ट है। ठीक है, उस सेंटेंस को पार्ट में डिवाइड किया होता है, 3-4 पार्ट्स में। आपको बताना होता है कि कौन सा एक पार्ट है जो गलत है इसमें। ठीक है, इसमें एरर है। ठीक है, सच बता रहा हूँ, इंग्लिश का कितना भी बड़ा तोफ इंसान भी हो, फिर भी वो
बहुत मुश्किल से यहाँ पे आपको मतलब बता पाएगा कि कौन से इसमें स्पॉट मतलब एरर है या फिर नहीं है, ठीक है। बहुत मुश्किल होता है बताना। मैं उसको भी बहुत कम हाथ लगाता था, बहुत ही मतलब इजी लगता था तो मैं सॉल्व करता था वो एरर, या फिर मैं नहीं करता था, ठीक है। बहुत ही इजी अगर होगा तो ही करता था, क्योंकि उसमें क्या है कि लगता है कि ये भी सही है यार, ये पार्ट भी सही लग रहा है, ये पार्ट भी सही लग रहा है, या फिर कभी कभी लगता है कि ये पार्ट भी गलत है, ये पार्ट भी गलत है। आपको गलत चूज करके अपने मार्क्स कभी कम नहीं करने चाहिए, खासकर प्री एग्जाम में, ठीक है। सो ये सब चीज़ें जो है इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रस्ट मी इंग्लिश इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब एक सब्जेक्ट है प्री में जो आपको निकालना है, क्योंकि इंग्लिश के बिना कुछ नहीं हो सकता। इंग्लिश का अगर आप सेक्शनल नहीं निकाल पाओगे तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगी आपका, भलाई कितना ही अच्छा लॉजिकल रीजनिंग या फिर क्वांट मैथमेटिक्स हो, क्योंकि ये जो दो चीज़ें हैं ना, लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स, ये कोई भी रात दिन रट्टा मार के मतलब प्रैक्टिस करके सीख सकता है। इंग्लिश को आपको थोड़ा टाइम देके सीखना पड़ेगा अच्छे से, तभी जाके उसका कट ऑफ निकलेगा। सो ये हो गया इंग्लिश की इंफॉर्मेशन। इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट, और उसका कट ऑफ बहुत कम लगता है यार, 3, 4, 5 अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी ऑफ द एग्जाम उसका कट ऑफ ऐसे लगता है। कभी कभी 2 मार्क भी लगता है, 25 में से 2 मार्क सेक्शनल कट ऑफ होता है, ठीक है। फिर भी लोग नहीं निकाल पाते। सोचो आप कितना मतलब कठिन है लोगों के लिए इंग्लिश निकालना। अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो तो आप कितने लोगों से आगे चले जाओगे, ठीक है। सो फोकस देयर पीपल। उसके बाद हम आगे चलते हैं लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट की तरफ, ठीक। लॉजिकल रीजनिंग का क्या है कि लॉजिकल रीजनिंग बहुत लोगों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। मगर अब क्या होने लग गया है ना कि जब मैं एग्जाम दिया करता था, मतलब मैं 3 साल पहले 4 साल पहले जब एग्जाम दिया करता था तो लॉजिकल रीजनिंग की लेवल अच्छी ही थी, ठीक है, ठीक है। मगर अब क्या हो गया, वो तगड़ी अच्छी हो गई है, मतलब बहुत अच्छी हो गई है। बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन जो SBI PO लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उस लेवल के क्वेश्चंस अब IBPS AFO के SO के एग्जाम में भी पूछने लगे हैं। पहले क्या होता था, IBPS PO के लेवल के या फिर उससे थोड़े नीचे के लेवल के होते थे, अब SBI के लेवल के आने लग गए। सो डैट इज वन प्रॉब्लम, ठीक है। इसलिए आपको लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस रात दिन करनी है, उसके लिए कोई मतलब ये नहीं हो सकता। और अभी तो प्री मतलब आप पास ही में है, तो आपको अभी सब कुछ छोड़ के प्री की ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। मैं इसका बाद में देख लेंगे, अभी प्री बहुत नज़दीक है तो आपको प्री की ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो लॉजिकल रीजनिंग में वो एक इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को वर्बल रीजनिंग, ठीक है, वर्बल जो रीजनिंग होती है उसमें मतलब आपको कुछ सेंटेंसेस दिए होते हैं, उसमें आपको बताना होता है कि इसका सार्थ क्या है, मॉरल क्या है, आपको नीचे से चूज करना होता है, ठीक है। ऐसे वर्बल रीजनिंग की चीज़ें भी अगर आपका इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो ना तो आप वो भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ये वर्बल रीजनिंग वाला। उसके बाद तो बाकी जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें तो ये सब चीज़ें है ही, सिलोजिज्म, ठीक है, आजकल तो बहुत फाड़ू आने लग गया है और रिवर्स सिलोजिज्म भी आने लग गया है। ये सब टॉपिक्स मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको पता होंगे। विस्तृत में अगर मैं बताने जाऊँ तो एक एक टॉपिक को बताने में ही बहुत टाइम चला जाएगा अपने, मतलब उसके लिए अगर आपके संगठन अगर चाहे तो मैं उसके लिए अलग अलग टाइम पे आके आपको बता सकता हूँ, ठीक है। मगर लॉजिकल रीजनिंग में आपको एक मूल मंत्र देना चाहूँगा कि लॉजिकल रीजनिंग में अगर आपको एक पजल और जो सीटिंग अरेंजमेंट होती है उसकी अगर आप में बहुत तगड़ी प्रैक्टिस की हो ना तभी उसको हाथ लगाना, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं करता था वो, जो मैंने इंग्लिश में बताया ना कि मेरे को क्या नहीं आता, अब लॉजिकल रीजनिंग में भी मैं फिर से बता रहा हूँ कि मेरे को यहाँ क्या नहीं आता था। मुझे पजल और सीटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल नहीं आती थी, ठीक है। इसलिए मैंने उतना ही सीखा पजल और सीटिंग अरेंजमेंट जितना मुझे लगा कि ठीक है एकदम भी जीरो नहीं उस चीज़ में, ठीक है, उतना मैंने सीख लिया बेसिक उसकी मतलब बेसिक कैसे सॉल्व कर सकते हैं सीटिंग अरेंजमेंट या फिर पजल को। और उससे ज़्यादा मैंने ना उसकी प्रैक्टिस की, मैंने फोकस किया बाकी सारी चीज़ों पे, इक्वलिटी, इनइक्वलिटी, ठीक है, ब्लड रिलेशंस, सिलोजिज्म, ठीक है, इन सब चीज़ों पे मैंने ज़्यादा फोकस किया और उसमें से जितने हो सके उतने मार्क एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की। मैं कभी पजल या फिर सीटिंग अरेंजमेंट को हाथ नहीं लगाया मेरे एग्जाम्स में। आप लगा सकते हो, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, मगर आप उतने तगड़े होने चाहिए उसमें। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सीटिंग अरेंजमेंट या फिर पजल जैसे क्वेश्चन को अगर आप हाथ लगाते हो उसमें होते हैं 5 क्वेश्चन, मतलब आपके 5 मार्क्स जो है उस एक पजल पे डिपेंड होते हैं। अगर आपकी थोड़ी भी गड़बड़ हो गई तो आपके बहुत सारा टाइम जा सकता है और आपको 0 मार्क्स मिल सकते हैं।
और उसमें भी अगर आप सिलेक्ट करने लग गए, ठीक है, सारे गलत आंसर अगर आप टिक करने लग गए तो आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, ठीक है, माइनस में जा सकते हो। सो मैं उससे दूर रहता था। आप रह सकते हो उसके पास, ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हो अगर आप अच्छे हो उसमें, ठीक है। सो डैट इज वन थिंग इन लॉजिकल रीजनिंग। मैं यही बस इतना बोलना चाहूँगा। बाकी अगर विस्तृत में अगर आप जानना चाहोते तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, मेरे खुद के ही वीडियो है ठीक है, वही आप जाके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं उतना मतलब विस्तृत में बताने के लिए अपने पास क्या बोल सकते टाइम नहीं है, या फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब डीप हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जो थर्ड सब्जेक्ट होता है वो मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, जो इन 3 सब्जेक्ट में हमेशा मीडियम में होता है लोगों के, ठीक है। बहुत सारे लोगों का लॉजिकल रीजनिंग सबसे स्ट्रांग होता है, इंग्लिश सबसे लूज होता है, और क्वांट जो है बीच वाला सब्जेक्ट, ना उनको ज़्यादा कठिन लगता है क्वांट, ना आसान लगता है, ठीक है। तो क्वांट में भी क्या है, क्वांट में होते हैं 2 तरह के क्वेश्चन। एक होते हैं सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ सिंप्लीफिकेशंस, अप्रोक्सीमेशंस। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशंस। डाटा इंटरप्रिटेशन को उतना डायरेक्ट नहीं बोल सकते, मगर वहाँ पे एक है कि अगर आप एक डाटा इंटरप्रिटेशन को क्रैक कर पाए तो आपको 3 से लेके 5 मार्क मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर सीरीज, इक्वेशन मतलब उसको सिंप्लीफाइड इक्वेशंस या फिर इनइक्वालिटी या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे भी बोल सकते हैं। ये 5 ऐसे टॉपिक होते हैं जो थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसमें आप 1 मिनट में या फिर 1 मिनट से भी कम टाइम में 1 मार्क स्कोर कर सकते हो, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन में अगर आपने एक क्रैक कर लिया डाटा इंटरप्रिटेशन, वहाँ पे क्या होता है, कुछ डाटा दिया होता है, ठीक है, एक पाई चार्ट में या फिर बार ग्राफ्स में। आपको बार ग्राफ्स या फिर पाई चार्ट को देख के नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको सॉल्व करना होता है। ये डाटा इंटरप्रिट मतलब डाटा देखा आपने, उससे आपने इंटरप्रेट करके क्वेश्चन का आंसर दे दिया, दैट इज डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। नंबर सीरीज तो आपको बचपन से पता है, बचपन की जो स्कॉलरशिप की एग्जाम होती थी उसमें भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन आता था, ठीक है। नंबर सीरीज है, उसमें आखिर का एक गायब है नंबर, उसमें क्या भरना है आपको, थोड़ा लॉजिक लगा के। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जो मुझे बहुत पसंद है सॉल्व करना, तो मैं क्वांट में वही करता था, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करता था। बाकी जो चीजें होती है वो है वर्बल क्वेश्चंस, ठीक है। वर्बल क्वेश्चंस में क्या आता है, टाइम एंड स्पीड, ठीक है। एक ट्रेन है, दो ट्रेन है, 2 अलग अलग स्पीड से जा रही है, एक स्टेशन पे आ गई, फिर वो कितनी एक दूसरे से गुजरी ऐसे, ठीक है आजू बाजू से, फिर वो कितने देर के लिए एक दूसरे से आसपास रहे, ठीक है। ये सब चीजें आती है, टाइम एंड स्पीड। उसके बाद मिक्सचर होता है, ठीक है। एक गिलास पानी है, उसमें 1 लीटर पानी है, फिर उसमें मैंने आधा लीटर दूध डाल दिया, फिर आधा लीटर दूध वो जो पानी का मिक्सचर था दूध पानी का, उसको मैंने और किसी घी में डाल दिया, ठीक है, 1 लीटर। तो फिर कितनी क्वांटिटी में आ गया तीनों, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो मिक्सचर में पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो वीडियोस है इन सब की चीज़ों के बारे में, ठीक है। मैं नहीं कहता कि मेरे ही वीडियो है, बहुत सारे अच्छे लोगों के वीडियोस है। अगर आप एक स्पेसिफिक टॉपिक को भी चूज करके सर्च करोगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिक्सचर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्पीड एंड टाइम, ठीक है, या फिर लॉजिकल रीजनिंग पजल्स, लॉजिकल रीजनिंग सीटिंग अरेंजमेंट, अगर ऐसे भी आप यूट्यूब पे नॉर्मली भी सर्च करोगे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। मेरा अगर आप देखना चाहो तो मेरा प्रोफेसर भड़ के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी आपको ये मतलब हर टॉपिक को रिलेटेड नहीं मगर थोड़ी स्ट्रेटेजी वाइज वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्वांट पे थे हम, क्वांट पे देखिए, हाँ, तो ये सब चीज़ें होती है, मिक्सचर, टाइम एंड स्पीड और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। ऐसे वर्बल प्रॉब्लम्स में बहुत सारे वर्बल प्रॉब्लम जो आप स्कूल में सॉल्व करते थे ना, ठीक है। प्रथमेश की हाइट 6 फीट है, उसकी हाइट 2 फीट है, वो आगे खड़ा है, पीछे खड़ा है, वो 3रे नंबर पे खड़ा है, 4थे नंबर पे खड़ा है, बताओ दोनों के बीच में कितने लोग हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है वर्बल क्वेश्चंस में आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स में आते हैं इसके क्वांट के। तो मैं इसको ज़्यादा हाथ नहीं लगाता था। सबसे पहला प्रॉब्लम मेरे को इसमें ये लगता था कि मुझे एक स्पेसिफिक पैराग्राफ पढ़ना है 3-4 लाइन्स का, वो पढ़ने में ही मुझे 30-40 सेकंड लग जाएंगे। उसके बाद मुझे उस क्वेश्चन को प्रोसेस करके आंसर करने में कम से कम 2 मिनट लग जाएंगे, मेरा कितना टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं वर्ड प्रॉब्लम्स को हाथ नहीं लगाता था। मगर कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में, वो वर्ड प्रॉब्लम को भी 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि वर्ड प्रॉब्लम्स गलत है, आप सॉल्व मत करिए, आप वर्ड प्रॉब्लम्स को हाथ लगाइए, मगर आप उसमें तगड़े हो जाइए, बहुत तगड़ा प्रैक्टिस करिए वर्ड प्रॉब्लम्स का, तभी उसमें हाथ लगाइए,
या फिर अगर आप सिंपल तरीके से जाना चाहते हैं तो आप मेरे जैसे बन सकते हैं, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। डाटा इंटरप्रिटेशन को अपना मेन हथियार रखिए। क्वांट को क्रैक करने के लिए डाटा इंटरप्रिटेशन अच्छे से करिए, जो कि अभी बहुत हार्ड आने लग गया है, ठीक है, मजाक की बात नहीं है। आपको बहुत हाई लेवल की जाके प्रैक्टिस करनी होगी डाटा इंटरप्रिटेशन की। नंबर सीरीज कर सकते हैं, नंबर सीरीज भी अभी बहुत हार्ड आने लग गया है। मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इसलिए बता रहा हूँ कि हार्ड आने लग गया है, ताकि आप बहुत उस लेवल की प्रैक्टिस करो, ठीक है। इस तरीके से आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को हाथ लगा के कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स क्वांट में ला सकते हैं। ये मेरा तीसरा मूल मंत्र मैंने बता दिया तीनों चीज़ों का, क्वांट, इंग्लिश एंड रीजनिंग। इस तरीके से आप प्री में 50-60 मार्क आराम से ला सकते हैं, जो कि मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। आपको यहाँ पे टॉप मारने की जरूरत नहीं है, या फिर मेंस में भी टॉप मारने की जरूरत नहीं होती है। आपको हर जगह से कट ऑफ पार करके नौकरी पानी है। वी डोंट नीड टू बी अ टॉपर, ठीक है। कोई टॉपर का कोई मतलब वैल्यू नहीं होता इस एग्जाम में, कम से कम, ठीक है। वो A4 टॉपर्स के आप वीडियो देखते हो, वो कोई मतलब नहीं होता उसका, ठीक है। कोई भले कितना भी बड़ा टॉपर हो, उसको बैंक तो वही मिलने वाली है जो आपको मिलने वाली है, ठीक है। सो प्री में आप 50-60 मार्क ले आए, बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। मैं खुद का बता रहा हूँ, मैंने ये सब करके जो अभी आपको बताया, बस ये बात थी कि उस वक्त थोड़ी लेवल कम थी, अब आपको लेवल अपग्रेड करके ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरे मार्क्स आए थे 45.50, ठीक है। अब मार्क्स देखो कितने बैलेंस थे कि मेरे 15 मार्क्स आए थे क्वांट में, मतलब मैथ्स में, 15 मार्क्स आए थे लॉजिकल रीजनिंग में, और 15.50 मार्क्स आए थे मेरे इंग्लिश में, ठीक है। तो इस तरीके से बैलेंस आप ला सकते हो, आपको टॉप करने की जरूरत नहीं है, इतने मार्क भी आपकी सफिशिएंट है। नाउ वी विल मूव टू मेंस, ठीक है। एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की एग्जाम जो दूसरी होती है उसको मेंस बोलते हैं, जो कि बहुत मेन है, ठीक है। उसको मेंस बोला इसलिए जाता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका सिलेक्शन अगर किसी चीज़ पे डिपेंड है तो आपके मेंस के मार्क्स पे है, ठीक है। तो मेंस के देखिए, मेंस में होते हैं 60 क्वेश्चन, और मेंस का जो पोर्शन दिया होता है ना एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के ब्राउचर में, जो नोटिफिकेशन निकलता है उसमें सिलेबस दिया होता है टेक्निकल नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सब्जेक्ट्स, इतना, बस इतना ही लिखा होता है। टेक्निकल नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सब्जेक्ट में आप कितने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 60 क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि अगर आप एग्रीकल्चर एंड अलाइड सब्जेक्ट के अगर सारे क्वेश्चंस को निकालने का अगर सोचे तो कितने क्वेश्चन होते हैं, मोर देन 6 लाख, 6 लाख से भी ज़्यादा, 10 लाख क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं भाई एग्रीकल्चर एंड अलाइड सब्जेक्ट से, ठीक है। तो उसमें से आपको अगर 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मतलब कितना मतलब हार्ड हो सकता है वो। हार्ड तो नहीं कह सकते, इट इज वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। सो आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा मैं, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिकल आने के लिए बोल रहा हूँ, ताकि आपको क्या करना है मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। आपको अब इससे टैकल करने के लिए क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो रिविजन है। इन एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर मेंस एग्जाम रिवीजन इज द की मेरे भाई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन। आप अपने हिसाब से जो इम्पोर्टेंट सिलेबस होता है हमेशा एग्रीकल्चर का, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, सॉइल साइंस, कभी कभी एनिमल हस्बेंडरी, ठीक है, ये जो सारे सब्जेक्ट है इन सबको मेन आप कंसिडर करके इनको अच्छे से आप एक सोर्स से पढ़ लीजिए। उसके बाद उस सोर्स को चेंज ना करिए, उसी सोर्स को फिर से रिवाइज करते रहिए, ठीक है। 3 से 4 बार उसी एक सोर्स को रिवाइज करिए। उसके बाद स्कीम्स को लेकर भी, जो बैंक से रिलेटेड स्कीम्स होती है एग्रीकल्चर की, लाइक PM किसान, ठीक है, जिसमें 2-2 हज़ार रुपये मिलते हैं 3 टाइम, मतलब 2-2 हज़ार रुपये मिलते हैं किसान को, हर साल में 6 हज़ार मिलते हैं PM किसान स्कीम के तहत। ऐसी जो स्कीम्स है, मैं एक एग्जांपल बताया कि PM किसान, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स होती है, PM कुसुम है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी स्कीमें हैं जो बैंक से रिलेटेड होती है और एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड होती है, बहुत को रिलेटेड होती है एग्रीकल्चर और बैंकिंग को। ऐसी आप स्कीम्स को ज़्यादा फोकस करके पढ़िए, उसका भी जो सोर्स है आपका वो एक ही होना चाहिए, उसी को आप रिवाइज करते रहिए। MSP जैसी चीज़ों को आप रिवाइज करते रहिए। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होती है हर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स की, उसको आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो सबसे कहने का मेरा मतलब ये है कि सोर्सेस आपके पास बहुत है, ऐसा मुझे लगता है। स्टूडेंट्स के पास बहुत सोर्सेस है एग्रीकल्चर मेंस के लिए, सबको किताबें पता है कौन सी पढ़नी है,
ठीक है, कौन अरुण कात्यायन की पढ़नी है कि कौन सी निवरा सुंदर की पढ़नी है या फिर कौन से कोचिंग क्लास की नोट्स लेनी है, यह लोगों को पता है। ठीक है, लोगों को ये नहीं पता कि एक चीज़ पकड़ने के बाद उसी को रिवाइज करते रहना है। ठीक है, आपको 100 तरीके से, अरे मेरा भाई मेरा दोस्त तो यार वो कोचिंग क्लास की नोट्स पढ़ रहा है, मेरे पास तो नहीं है, एक काम करता हूँ इसकी कोचिंग क्लास की नोट्स ले लेता हूँ, इससे पढ़ लेता हूँ, ये मेरा गया भाड़ में। ठीक है, फिर उसके बाद ये कोचिंग की नोट्स ले ली, अरे हाँ पढ़ लिया, हाँ ठीक है, अरे ये तो मेरा दूसरा दोस्त है, ये कौन सी कोचिंग क्लास की पढ़ रहा है, अरे ये तो किताब पढ़ रहा है यार कोई तो, अब अच्छा ये TNU की नोट्स पढ़ रहा है, अच्छा यार ये तो फिर मेरे को ये TNU की नोट्स ही अच्छी लग रही है, ये छोड़ देता हूँ यार। ठीक है, ये TNU के नोट्स पढ़ने लग गया। ठीक है, डोंट मिक्स योर सोर्सेस। ठीक है, इतने सारे सोर्सेस से आप प्लीज़ पढ़िए मत। ठीक है, बहुत अच्छे से एक सोर्स को पकड़े, उसी से पढ़ते रहिए, उसी को रिवाइज करते रहिए, दैट इज़ द की। जब एग्जाम में आपको पूछा जाएगा ना तो वही याद आएगा जो आप हमेशा रिवाइज करते हो। ठीक है, सो रिवीजन इज द की मेरे भाई। यहाँ पे मेंस के एग्जाम में आपको रिवाइज करते रहना है। एग्जाम में कूल एंड काम होके ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अटेम्प्ट तैयार, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है यहाँ पे। ठीक है, प्री के जैसा नहीं है कि कम अटेम्प्ट करने हैं, मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे जो यहाँ पे 50-50 के चांस होते हैं वो लेने हैं यहाँ पे आपको। ठीक है, क्योंकि मेंस का कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में अगर आपको समझ लो कि 60 में से 30 कट ऑफ है, आपको 40 मार्क है ना, तो आपका कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता वहाँ पे। ठीक है, 10 मार्क का अगर आपके पास लीड है और भाई आपके पास 30 मार्क है, आप 30 मार्क का कट ऑफ है, आपको 31 मार्क है, तो आपका बहुत चांस है कि आपको काट देगा कोई इंटरव्यू में, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हो सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग द पॉसिबिलिटी ऑफ द सिलेक्शन, बस इतना कहना चाहता कि मेन में आपको मेंस एग्जाम में लीड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आप कंपटीशन को काट सकते हो। ठीक है, सो ये हो गया मेंस का। उसके बाद इंटरव्यू तो उतना नहीं होता, मतलब आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इतना नहीं होता का मतलब होता है कि आपको उतना घबराने की जरूरत नहीं। इंटरव्यू में जाके आपको थोड़ा चिल होना चाहिए। इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? इंटरव्यू का मतलब होता है कि वो लोग आपको जानना चाहते हैं कि आप अच्छे से काम बैंक में कर सकते कि नहीं। मतलब आपको वही प्रूव करना है वहाँ पे कि आप एक डिसेंट इंसान है, आप एक डिसेंट इंसान है और आप बैंक में जाके अच्छे से काम कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन अच्छे से उनको बताइए, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में अच्छे से जानकारी लेके जाइए। लाइक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन इज कि माई पर्सनल इंफॉर्मेशन इज कि मैं डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ से BSc एग्रीकल्चर किया हूँ, सो आई शुड नो अबाउट डॉक्टर पंजाबराव देशमुख, हु इज ही। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन की इंफो लेके जाइए। ठीक है, अपनी हॉबीज़ को अच्छे से, जो आपकी रियल हॉबी है वही बताने की कोशिश करिए वहाँ पे। ठीक है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन फिर आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, आप क्रिकेट खेलते हो तो आप क्रिकेट खेलना ही बताइए। क्रिकेट खेलते हो तो गोल्फ खेलता हूँ मैं, ठीक है, बहुत बड़ा आदमी है, गोल्फ खेलता हूँ, टेनिस खेलता हूँ, ऐसे मत बताइए। ठीक है, यू शुड बी वेरी हॉनेस्ट रिगार्डिंग योर हॉबीज। ठीक, यही सब होता है इंटरव्यू में, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं होती। इंटरव्यू तो आप अच्छे से कर सकते हो, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट चीज़। ठीक है, इस एग्ज़ाम में इंटरव्यू उतनी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है निकालने की। इंटरव्यू आप बहुत अच्छे से कर सकते हो एक बार अगर ये दोनों चीज़ें निकाल गए तो। ठीक है, सो अब हम जाते हैं, देखो AFO के बारे में हमने जितना जानना, मतलब AFO एग्ज़ाम के बारे में हम कैसे क्रैक करते हैं, जितना संक्षिप्त में, जितने आसानी से बताने की कोशिश की जा सकती थी वो मैंने की अभी। ठीक है, जितने कम अंतराल में हो सकता था उतने कम अंतराल में। सो नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट पॉइंट कि AFO का मेरा एक्सपीरियंस कैसा है। सो देखो, बहुत ही मिश्रित है। ठीक है, बहुत आपको मतलब ये सपने दिखाए जाते हैं कोचिंग क्लास की तरह कि AFO बनने के बाद आपकी लाइफ में ऐशी ऐश होगी, जो कि होती है। आई एम नॉट डिनाइंग कि ठीक है आपकी परिस्थिति नहीं सुधरती, अच्छे से होती है, आपकी अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी है एक्चुअली। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर करें तो बहुत अच्छी सैलरी है, स्टेट गवर्नमेंट से कंपेयर करें तो बहुत अच्छी सैलरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बहुत अच्छी सैलरी है। उसके बाद अगर आपको तबीयत वाली अच्छी ब्रांच अगर मिल जाए, अच्छा ऑफिस अगर मिल जाए, तो आपकी वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छी हो सकती है। प्रॉब्लम ये है कि अभी जो है
कुछ दिनों से या फिर कुछ सालों से कह सकते हैं कि बैंक के ऊपर बहुत सारे कामों का प्रेशर आते जा रहा है। दैट्स वाई थोड़ा कठिन होते जा रहा है ये जॉब करना एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का, क्योंकि ये जो होता है डायरेक्टली कनेक्टेड टू वेरियस ऑफिसेस होता है। अगर एक नॉर्मल ऑफिसर होता है बैंक में तो उसको सिर्फ अपने मैनेजर को रिपोर्ट करना है, मगर एक एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर को अपने मैनेजर को, अपने रीजनल ऑफिस या फिर जोनल ऑफिस को, अपने सर्कल ऑफिस को, अपने हेड ऑफिस को, हर किसी को रिपोर्ट करना होता है। बिकॉज एग्रीकल्चर काम ही उतना इम्पोर्टेंट है देश के लिए या फिर बैंक के लिए। ठीक है, हमारे बजट में हर साल एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए, एग्रीकल्चर लोन्स के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट फिक्स की जाती है। ठीक है, जैसे इस साल के बजट में 20 लाख करोड़ थी। ठीक है, पिछले साल की बजट में 18 लाख करोड़ थी। ठीक है, उस अमाउंट को आपको रीच करना है कुछ भी करके सारे बैंक्स को मिलके। ठीक है, 20 लाख करोड़ देने हैं मतलब देने ही है, तभी जाके हमारे फार्मर्स की मतलब कुछ अच्छा होगा उनके लिए। इस तरीके से गवर्नमेंट हर बैंक में टारगेट बांटती है एग्रीकल्चर लोन्स देने के लिए। तो इसका प्रेशर जो है नाउ डेज इज बिकम वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, सो ये जॉब अच्छी भी है, खट्टी भी है। ठीक है, थोड़ा इसमें है सम्मिश्र, आपके मेंटेलिटी पे डिपेंड करेगा इस जॉब में आने के बाद कि आप कैसे जीते हो। मगर ये मत सोचना कि आप पे सिर्फ ऐशी ऐश होगी। ठीक है, सब चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा। जॉब बाहर से जितनी इजी दिखती है ना, कि कोई भी जॉब बाहर से जितनी इजी दिखती है उतने अंदर आने पे होती नहीं है। जॉब एक अलग ही चीज़ होती है। जब आप जॉब करने लगते हो ना, तब आपको बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचा रखना पड़ता है। ठीक है, सो यू हैव टू नो दिस। ठीक है, तो मेरा बहुत सम्मिश्र मिक्सचर मतलब हाँ कह सकते कि एक्सपीरियंस है। बाकी आप अगर चाहो तो उसके लिए भी बहुत सारे लोगों को मतलब पूछ सकते हो। सब बहुत लोगों की डिमांड है कि आप अपनी वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दीजिए। यहाँ कैसे लिंक कैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ सिद्धांत भाई? यहाँ प्रोवाइड की जा सकती है लिंक? कोई नहीं, अगर यहाँ पे अगर नहीं की जा सकती तो मैं आपके इसी चैनल पे, आपके मतलब इसी व्हाट्सएप के सॉरी जो फेसबुक का जो आपका ये चैनल है, इस पर मैं लिंक शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो तो देखो जॉब जो होती है बहुत मतलब अच्छी भी चीज़ होती है, बुरी भी चीज़ होती है। सो ज़्यादा तो जो बाहर जो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है इंडिया में, उसको देख के तो लगता है कि हर तरीके की जॉब अच्छी होती है, मुझे बस जॉब दे दो भाई, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, और एक बार अंदर आने के बाद आपकी बहुत सारी परिस्थितियाँ बदलने लगती है। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। ठीक है, यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। ऐसा नहीं है कि आप खुले खुले आ गए, यू हैव टू बी मेंटली टफ फॉर दिस जॉब। ठीक है, ये मैं बताना चाहूँगा। उसके बाद में एक्सपीरियंस के बारे में बता दिया, और क्या जानना चाहते हो आप? ठीक है, और क्या जानना चाहते हो भाई, भाइयों और बहनों, और क्या जानना चाहते हो? पूछो, आप दिल खोल के पूछो, जितने भी लोग हो, जो भी आप जानना चाहते हो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए कि आपको और क्या जानकारी चाहिए। सिद्धांत भैया, और कोई जानकारी चाहिए? और कुछ बैंक से रिलेटेड पूछना हो, काम के रिलेटेड पूछना हो। लाइफस्टाइल में बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट होता है, जो कि ऐसी कुछ लाइफस्टाइल नाम की कोई चीज़ होती नहीं है कि लाइफस्टाइल ऑफ एएफ हो। क्या ही होता है, जो इंसान नौकरीशुदा इंसान जो काम करता है वही काम एएफ भी करता है। सुबह उठता है, काम पे जाता है, वापस आता है, सो जाता है। यार क्या किया, और क्या लाइफस्टाइल होती है नौकरीशुदा इंसान की?
और फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप प्लीज़ पूछिए, ठीक है। मैं और यहाँ पे मतलब 10-15 मिनट गुजार सकता हूँ, इंतज़ार भी करूँगा, ठीक है। अगर आपके मन में अगर अभी नहीं आ रहा हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। डेयरी के बारे में बताइए, मतलब डेयरी में क्या क्या पढ़ना चाहिए, इस तरीके से शायद आप पूछना चाहिए कि डेयरी मतलब एनिमल हस्बेंडरी एंड डेयरी में क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो डेयरी में देखो एनिमल हस्बेंडरी है, ठीक है, ठीक है। सिद्धांत भाई कह रहे हैं कि मोस्टली कवर हो चुका है, ठीक है। डेयरी में देखो एनिमल हस्बेंडरी एंड डेयरी साइंस ऐसी मतलब अपना सब्जेक्ट होता है। तो एनिमल हस्बेंडरी में देखो, एनिमल हस्बेंडरी में सबसे ज़्यादा आपको जो अपने मेन जो ये है कैटल्स है या फिर जो मेन जो लाइव स्टॉक्स है, ठीक है, जो लाइव स्टॉक्स है मतलब जो गोट है, शिप्स है, इनकी आपको ब्रीड्स पे बहुत ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब हम एनिमल हस्बेंडरी पढ़ते हैं तो हमको जेनेटिक्स ये वो बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है, शेड, ठीक है। शेड आपको तब ध्यान में रखना चाहिए जब आप किसी नाबार्ड के लोन के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है। इस तरीके से अगर आप पढ़ रहे हो नाबार्ड नॉर्म्स, जो कि अभी उतने नहीं पूछे जा रहे, पिछले 3-4 सालों में तो नहीं पूछे गए। पहले 2018 में 2 क्वेश्चन आए थे नाबार्ड नॉर्म्स के रिलेटेड, ठीक है, चिकन के रिलेटेड कि उसको एक स्क्वायर मतलब एक उसके केज के लिए कितना स्क्वायर फुट जगह चाहिए, ऐसा कोई क्वेश्चन आया था, मगर अभी वो उतना नहीं पूछा जा रहा है। सो अगर आप उस तरीके से पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ी उसकी ज़रूरत होगी, मगर आपको मेन अगर फोकस करना है एनिमल हस्बेंडरी तो वो ब्रीड्स है, बफेलो की ब्रीड्स, कैटल की ब्रीड्स, उसके जो स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, कहाँ पे वो पाई जाती है मेनली, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको मेन फोकस करनी है। उसके बाद डेयरी साइंस में तो देखो मिल्क को लेकर जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है उसको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। मिल्क की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और मुझे नहीं लगता डेयरी के प्रोडक्ट्स के बारे में आज तक भी कभी क्वेश्चन पूछा गया है कि डेयरी प्रोडक्ट्स, पनीर कैसे बनता है, या फिर पनीर में कितना परसेंटेज कुछ होता है, घी में कितना क्या परसेंटेज है, ऐसा क्वेश्चन मुझे तो याद नहीं कि कभी पूछा गया होगा। मगर मिल्क कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मिल्क की प्रॉपर्टीज़ को लेके में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिल्क की जो प्रोसेस होती है पाश्चराइजेशन जैसी, उसको लेके प्रोसेस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो यू नीड टू फोकस ऑन दैट इन डेयरी एंड एनिमल हस्बेंडरी। एक भाई ने पूछा है, रवि भाई ने, कि सर AGTA का एग्ज़ाम कब तक आएगा। सो भाई बहुत बिल्कुल आइडिया नहीं है बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कब तक आएगा एग्ज़ाम। अगर मुझे थोड़ी भी आइडिया होती तो मैं आपको बता देता ज़रूर, मगर मैं आपको झूठ क्यों बोलूँ कुछ भी बता के, उसका भी मतलब नहीं है। तो हिमांशु यादव पूछ रहे हैं कि डेयरी फार्म के लिए नाबार्ड बैंक, देखो नाबार्ड बैंक कोई लोन नहीं देता एक्चुअली। नाबार्ड जो है वो बैंकों का बैंक है, लाइक RBI, ठीक है। RBI को बैंकर्स बैंक बोलते हैं, ठीक है। बैंक RBI के पास जाती है अगर उनको कोई करना होता है काम तो। सो नाबार्ड का अगर आपको लोन चाहिए, नाबार्ड की सब्सिडी को अगर आपको अवेल करना है डेयरी फार्म से रिलेटेड, तो आपको किसी एक बैंक में ही जाना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। आपको आपके नज़दीकी या फिर आपके जो क्षेत्र में जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब जो सरकारी बैंक है, उसमें जाके ही आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। डेयरी अब नाबार्ड, वहाँ पे आपको नाबार्ड की फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। वहीं से आपकी शुरुआत होगी, ठीक है। या फिर आप सीधे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट में जाके भी वहाँ के LDM से मिलके, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक LDM होता है, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नाम से, ठीक है। एक तरीके से वो बैंकर्स का कलेक्टर होता है उस डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है। जैसे नॉर्मल लोगों के लिए एक कलेक्टर होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, एक जिला अधिकारी होता है हर जिले में, उस तरीके बैंकर्स के लिए एक LDM होता है जो काम करता है सारी बैंक्स को और गवर्नमेंट को जोड़ने का, ठीक है। लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बोलते हैं उसको, ठीक है। उससे जाके भी आप अगर सीधे मिल जाए तो आपको सिर्फ नाबार्ड की नहीं, डेयरी फार्म से रिलेटेड जितने भी आपके ज़िले में, आपके स्टेट में जो भी सब्सिडीज, जो भी फैसिलिटीज, जो भी लोन्स अवेलेबल है, सब की जानकारी आपको उस आदमी के ऑफिस में मिल जाएगी। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते तो आपको आपके नज़दीकी बैंक में जाके ही आपकी प्रोसेस शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है।
ठीक है। तो वहाँ पे आपको नाबार्ड वाली जो सब्सिडी की प्रोसेस है वो शुरू हो सकती है। अब मैं डेयरी फार्म के लिए बता रहा हूँ कि आपको डेयरी फार्म के लिए जो मेन चीज़ें होती है वो मैं 2 मिनट में बताता हूँ। डेयरी फार्म के लिए सबसे पहले तो आपको लोन के लिए सबसे पहले आपके पास एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो डेयरी फार्म से रिलेटेड, क्या शेड बांधने हो, कितना शेड बांधोगे, कितने स्क्वायर फीट में बांधोगे, ठीक है, कितने गाय खरीदोगे, उससे गाय कितने कौन सी ब्रीड की गाय खरीदोगे, कितना वो दूध देगी, उससे कितना इनकम जनरेट होगा। इससे 5 साल का आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए। ये वेटरनरी डॉक्टर देता है, सरकारी वेटरनरी डॉक्टर या फिर किसी भी हॉस्पिटल जो होते हैं सरकारी, वहाँ के वेटरनरी डॉक्टर्स के पास जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट्स होता है वो देते हैं, ठीक है। ये आपके पास होना चाहिए, या फिर सीए लोग भी देते हैं, ठीक है। सीए थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, तो आपको वेटरनरी डॉक्टर, सरकारी वेटरनरी डॉक्टर्स के पास से लेना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है आपकी ज़मीन जो है आपके नाम पे होनी चाहिए। जिस जो लोन लेने वाला है उसके नाम पे वो ज़मीन होनी चाहिए जहाँ पे डेयरी फार्म बनेगा। अब वो ज़मीन को लेके एक LSR नाम की चीज़ होती है, लैंड स्क्रूटिनी रिपोर्ट, वो आपको वकील से लेनी पड़ती है। दैट इज सेकंड थिंग। पहला हो गया प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक हो गया LSR। उसके बाद आपका तीसरा सिविल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और आपको अगर एक्सपीरियंस है गाय पालने का तो वो एक्सपीरियंस दिखाने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए, जो होता नहीं है मैक्सिमम, मतलब पूछते भी नहीं है लोग, मगर होना चाहिए। अगर आपसे कुछ पूछे गाय के बारे में तो आपको जवाब, बैंक मैनेजर अगर पूछे तो आपको जवाब देने आने चाहिए, तभी जाके वो सिलेक्ट कर पाएगा कि आपको लोन देना है कि नहीं, ठीक है। इस तरीके से आप तैयारी करके जा सकते हैं बैंक में, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके, आपकी ज़मीन के जो प्रॉपर कागजात है उसकी इंफॉर्मेशन लेके। एकदम ही जाके बैंक में नहीं सबमिट करने आपको, ठीक है, मगर उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेके आप जा सकते हैं, ठीक है। और आपका इंटेंट होना चाहिए अच्छा, ठीक है, अच्छा ग्रो करने के लिए। और किसी के मन में कोई क्वेश्चन है? जितने भी लोग हो, अब लोन नहीं देते, काम बहुत होता है बैंक वाले के पास, उसी वजह से थोड़ी देर लग जाती है। मगर आपका अगर तैयारी अच्छे से हो तो आपको जल्दी लोन मिल सकता है, जैसे मैंने बताया। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं है कि अभी किसी और मतलब किसी और के मन में कोई शंका है। तो मैं आपके पदाधिकारी जो है सिद्धांत भाई या फिर जो भास्कर सर है उनसे अनुमति चाहूँगा कि मैं ये सेशन को कंप्लीट करूँ। अगर वो अनुमति दे तो मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर सेशन को कंप्लीट करते हैं। है सिद्धांत मिश्रा जी या फिर भास्कर दुबे जी? ठीक है, तो मैं सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश तो की है, ठीक है। सो लास्ट में तो यही कहना चाहूँगा कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है भाइयों, ठीक है।
और बहनों, ठीक है दोस्तों। एग्रीकल्चर के बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं और कहीं पे भी जाके किसी को भी हरा सकते हैं। और मैं बैंक से भी रिलेटेड कहना चाहूँगा कि बैंक्स में देखो, जितने भी आपको बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं बैंक के, जो जीएम, जनरल मैनेजर, एमडी, सीईओ, सारे एग्री कोर्स होते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से बिजनेस करिए, अच्छे से करिए जो भी करना है, ठीक है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए, और धन्यवाद।